ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कमिटीज के बारे में पढ़ा था, और कमिटीज में हमने देखा था कि स्टैंडिंग कमिटी क्या होती है। पहले मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूं कि हमने किसके बारे में पढ़ा था। कमिटीज, ठीक है। कमिटी यानी समिति। समिति में हमने दो टाइप की समिति देखी थी। कौन कौन सी? एक थी स्टैंडिंग कमिटी, स्टैंडिंग, और दूसरा थी टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी। स्टैंडिंग को हमने कहा था स्थायी, और टेम्पोररी को अस्थायी। हमने स्टैंडिंग में कई तरीके की कमेटी देखी थी, जिसमें से जैसे फाइनेंशियल कमेटी थी, डिपार्टमेंटल कमेटी थी, इंक्वायरी कमेटी थी, हाउसिंग कमेटी थी, फिर कमेटी ऑफ वेलफेयर, कमेटी ऑफ सर्विस, और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो फाइनेंशियल कमेटी देखा था, फाइनेंशियल, इस फाइनेंशियल में तीन अलग अलग तरीके की कमेटी देखी थी, जिसमें कमेटी कौन सी थी? एस्टिमेट कमेटी, मैं यहां लिख देता हूं, एस्टिमेट। उसके बाद हमने देखा था पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, और फिर हमने पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, पीयूसी। इन तीनों के बारे में समझा था, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्टिंग में बताया था कि टेम्पोररी कमेटी के दो पार्ट होते हैं, एक को हम कहते हैं एडहॉक और दूसरे को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री। तो आज हम इन्हीं एडहॉक और पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टेम्पोररी कमेटी, टेम्पोररी, ठीक है, टेम्पोररी कमेटी के कितने पार्ट? दो। कौन कौन से? एक एडहॉक और दूसरा पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री को हम हिंदी में कहते हैं संसदीय, ठीक है, संसदीय। अच्छा, एडहॉक कमेटी और पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या फर्क है? तो फर्क सिर्फ इतना है कि ये अलग अलग सिचुएशंस के लिए क्रिएट की जाती हैं। अगर हम एडहॉक कमेटी की बात करें तो इन्हें बनाया जाता है किसी बिल या ऑर्डिनेंस की जांच के लिए। इसके लिए बनाया जाता है बिल या ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? अध्यादेश। अभी हम पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस क्या है, आर्टिकल 123 में क्या क्या कहता है। तो जब कभी भी किसी बिल या ऑर्डिनेंस की जांच करनी हो तो किस कमेटी को बनाया जाएगा? एडहॉक कमेटी। जैसे जब फार्मर बिल को लाया गया था, फार्मर बिल, पहले तो ये ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया था, फिर उसके आते ही पूरे देश में बवाल मच गया, सारे के सारे किसान धरने पर चले गए। उसमें जो सबसे मेन लीडर थे कौन थे? राकेश टिकैत साहब। वो सब 1.5 साल 2 साल तक पूरे डटे रहे। गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग प्रोटेस्ट करते रहे। कई जगह तो किसानों के ऊपर, बेचारों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, कई लोगों की मौत भी हो गई इसमें, लेकिन ये पीछे नहीं हटे और अंततः जाकर के गवर्नमेंट को अपना फार्मर बिल जो था, किसान बिल, उसे वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो भाई किसान बिल को लेकर के किसान क्यों ये आंदोलन कर रहे हैं, उन सब की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनी थी? एडहॉक कमेटी। उसी तरीके से सीएए हो गया, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी लेकर के लोग प्रोटेस्ट किए थे। तो लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी जांच के लिए एडहॉक कमेटी। जीएसटी को लेकर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, हमारी भूल कमल का फूल, है ना। तो उसके लिए भी जब जांच की गई कि भाई क्या प्रॉब्लम है लोगों के बीच जीएसटी को लेकर के, सीए को लेकर के, इन सब की जांच होगी। कौन करेगा? एडहॉक कमेटी। एक रिपोर्ट सबमिट करेगी सरकार को, और सरकार उस रिपोर्ट को मानेगी या नहीं मानेगी वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या वजह है, लोगों की दिक्कतें क्या हैं, या हमें कोई भी ये जो ऑर्डिनेंस है, बिल है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है तो हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं, इन सब के लिए बनाई जाती है एडहॉक कमेटी। अच्छा,
जब एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी तो इसमें कुछ न कुछ मेंबर्स होंगे। कोई भी कमेटी बनती है तो उसमें मेंबर्स होते हैं। तो इसमें मेंबर्स कहाँ से होंगे? जैसे हमारा लोकसभा है, जैसे पार्लियामेंट में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो हो सकता है कि ये जो एडहॉक कमेटी है वो अलग अलग सदनों से बनाई जाए, कि लोकसभा से ही कुछ मेंबर उठा लें और कमेटी बना दे, या राज्यसभा से ही कुछ मेंबर उठा लें, कमेटी बना दे, या हो सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेंबर उठाएं और एक कमेटी बन जाए। ठीक है। तो जब अलग अलग सदनों से लोगों को उठाया जाता है तो उसे हम कहते हैं सेपरेट एडहॉक कमेटी। क्या कहते हैं? सेपरेट एडहॉक कमेटी। मैं लिख देता हूं, देखो 2 टाइप का हो सकता है, एक सेपरेट और दूसरा हो सकता है ज्वाइंट। जब सेपरेट एडहॉक कमेटी बनाई जाएगी तो अगर लोकसभा से बनाई जाएगी तो लोकसभा के 30 मेंबर होंगे, उसमें राज्यसभा का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। लेकिन जब राज्यसभा से बनाया जाएगा तो राज्यसभा के 30 मेंबर होंगे, उसमें लोकसभा का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ये मैं सेपरेट की बात कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही हम ज्वाइंट की बात करते हैं तो ज्वाइंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से लिया जाता है। तो इसमें 30 मेंबर होते हैं लोकसभा के और 15 मेंबर होते हैं राज्यसभा के। मैं यहाँ एल और यहाँ आर लिख दे रहा हूँ, लोकसभा और राज्यसभा से। यानी कि ज्वाइंट एडहॉक कमेटी में कुल 45 मेंबर होते हैं, जिसमें से 30 लोकसभा से और 15 राज्यसभा से होते हैं। समझ में आ गया? एडहॉक कमेटी क्यों बनाई जाती है? बिल या ऑर्डिनेंस की जांच के लिए। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, फार्मर बिल हो गया, सीए हो गया, जीएसटी हो गया। ठीक है, ओके। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो इसे करप्शन की जांच के लिए बनाया जाता है, और करप्शन इंक्वायरी। ठीक है, करप्शन की इंक्वायरी के लिए बनाया जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी। अच्छा, किस तरीके की करप्शन? तो जैसे जब हमारा कारगिल युद्ध हो रहा था तो उसमें एक तोप ने बड़ी भूमिका निभाई थी जिसका नाम था बोफोर्स, है ना? बोफोर्स ये जो तोप थी, इसने पाकिस्तानियों के नाक में दम कर दिया था और ये हमारी जीत का एक बहुत बड़ी वजह बनी थी। लेकिन पता चला था कि इस बोफोर्स तोप को खरीदने में सरकार ने बहुत सारे घोटाले किए थे। उसके ऊपर पूरा का पूरा विकिपीडिया पेज है, पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस बोफोर्स तोप का जो स्कैंडल हुआ था, इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई होगी, तभी तो रिपोर्ट आया होगा और पता चला होगा ना कितने का स्कैंडल हुआ है, कितना घोटाला हुआ है। तो उसके लिए जो कमेटी बनाई गई, पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। ठीक है, पार्लियामेंट्री। उसी तरीके से जब हमारे देश में 2010 में कॉमनवेल्थ जो है स्टार्ट किया गया था, मतलब कॉमनवेल्थ को इंडिया ने होस्ट किया था, तो उसमें भी सरकार ने घोटाले किए थे और 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। 70,000 करोड़। यहाँ में 70,000 सिर्फ नहीं, 70,000 CR करोड़, 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। कैसे हुआ था सारा का सारा? कि जो सरकार थी उसने ना खर्चा अगर 1 रुपए किया था तो उसका बिल 10 रुपए बनाया था, क्योंकि पहली बार हमारा जो देश था वो किसी गेम को होस्ट कर रहा था। तो ना ऑपोजिशन को कोई आइडिया था कि कितना पैसा लगेगा और ना ही सरकार को। तो सरकार जितने पैसे को बजट में पेश की, ऑपोजिशन के द्वारा पास कर दिया गया। लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लूं कि यहाँ पर बहुत सारे लिस्ट दिए हुए हैं आइटम्स के कि क्या क्या उनके लिए लाया गया था, और उसके कॉमनवेल्थ में जो प्राइस दिखाई गई थी वो क्या है और मार्केट प्राइस क्या थी। तो जैसे मैं मिरर की बात कर लूं, एक मिरर की कीमत अगर मार्केट में 4600 रुपए थी तो सरकार ने उसे बताया था 10,260 रुपए। ठीक है, 10,260 रुपए। इतना क्लियर है? अच्छा, उसी तरीके से मैं छोटे छोटे चीजों को दिखा रहा हूं कि जैसे अगर हम और बात करें डस्टबिन की मार्केट प्राइस थी 111 रुपए, सरकार ने बताई थी 1,167 रुपए। 1,167 रुपए, 10 गुना प्राइस को बताया गया था, और इस तरीके से 70,000 करोड़ का लूट किया गया, घोटाला किया गया।
ठीक है। तो इस घोटाले की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई होगी? पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी। इसी तरीके से जब राफेल आया था तो राफेल में भी अभी मोदी गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगे किसमें घोटाला हुआ है, तो अपोजिशन ने मांग करी होगी कि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को गठित की जाए। तो घोटाले की जब जांच करनी होगी तो कौन सी कमेटी बनाई जाएगी? संसदीय कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी भी दो टाइप की हो सकती है, दो टाइप की। कैसे? एक सेपरेट और दूसरी ज्वाइंट। ठीक है। अगर सेपरेट रहेगी तो सिंपल वही फॉर्मूला जो एडहॉक के लिए था, लोकसभा से रहेंगे तो लोकसभा के सिर्फ 30 और राज्यसभा से रहेंगे तो राज्यसभा के सिर्फ 30। लेकिन ज्वाइंट रहेगा लोकसभा प्लस राज्यसभा, तो लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15, टोटल 45 मेंबर, टोटल 45 मेंबर। अच्छा, अगर कोई पूछेगा कि बताओ ये सेपरेट कमेटी ज्यादा पावरफुल होगी या ज्वाइंट कमेटी, तो ज्वाइंट कमेटी ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास अथॉरिटी है कि कौन क्या जांच कर रहा है, किस तरीके की जांच कर रहा है, दोनों एक दूसरे के रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो ये कमिटीज के बारे में समझ में आ गया, सारी की सारी कमिटियां कौन कौन सी थी, स्टैंडिंग कमेटी क्या है, टेम्पोररी कमेटी क्या है। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस क्या होता है। ठीक है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस यानी राष्ट्रपति का अध्यादेश। मैं यहां लिखता हूं प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस को हम क्या कहते हैं? अध्यादेश, यानी आधा आदेश, अध्यादेश। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले उसको समझ लेते हैं फिर इसका कंसेप्ट समझेंगे। कि जैसे कहेगा कि प्रेसिडेंट का जो ऑर्डिनेंस है कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 123 में है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है। आर्टिकल 123 में है। इसे कब लाया जाता है? कब लाया जाता है? तो ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी की कंडीशन में, जब व्हेन सेशन इज नॉट गोइंग ऑन, सेशन इज नॉट गोइंग ऑन, नॉट गोइंग ऑन। अच्छा, सेशन क्या है? तो हमने देखा है कि भाई हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशन चलते हैं। कौन कौन सा? बजट, मानसून और विंटर। विंटर बजट सत्र कब से कब तक चलता है? तो फरवरी से मई तक। मानसून जुलाई से अगस्त और विंटर नवंबर से दिसंबर। यानी अगर ऑर्डिनेंस को लाना होगा सरकार को तो कब लाएगी? या तो जनवरी में लाए, ठीक है, या तो फिर जून में लाए, और या तो फिर सितंबर में लाए, सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में लाए। ठीक है। क्योंकि यही ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर लोकसभा जो होती है वो पार्लियामेंट में अवेलेबल नहीं होती है, तो हम किसी भी बिल पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश लाना है तो वो ऐसी सिचुएशन में लाना है जब लोकसभा पार्लियामेंट में ना हो, यानी जब सेशन न चल रहा हो। ठीक है। ओके। कहेगा अच्छा किसके एडवाइस पर लाएंगे, किसके एडवाइस पर लाएंगे? तो ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। अच्छा, पीएम किसका हेड होता है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। तो ये दोनों देख लेना कि क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दिया हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम मारेंगे ऑप्शन में, अगर पीएम दिया तो पीएम भी मारेंगे, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है पीएम।
तो ऑन एवरेज हम कह सकते हैं कि पीएम के एडवाइस पर प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस को लाते हैं। अच्छा, जब ऑर्डिनेंस लाते हैं तो इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस का टेन्योर कितना होता है, यानी टाइम पीरियड कितना होता है? तो मैक्स टू मैक्स ये 6 महीने का होता है। मैक्सिमम कितना? 6 मंथ। मैक्सिमम 6 मंथ। यानी कि अगर कोई सेशन नहीं आया है और ऑर्डिनेंस जैसे जनवरी में लाया गया, तो ये ऑर्डिनेंस मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकता है? जून तक। अगर इस जनवरी से जून के बीच में कोई सेशन नहीं आया तो मैक्स टू मैक्स वो जून तक जाएगा। लेकिन अगर कोई सेशन आ गया तब 42 दिन। तब कितना? 42 दिन। जैसे अगर गवर्नमेंट ने जनवरी में कोई क्या लाया? ऑर्डिनेंस लाया, और मान लो किसी कारणवश ये बजट सत्र नहीं हो पाया, तो ये जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस होगा ये जून तक चलेगा और जून खत्म होते ही ऑर्डिनेंस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर जनवरी में ऑर्डिनेंस आया और फरवरी में सेशन चालू हो गया बजट सत्र, तो इसी फरवरी से लेकर के मई तक ये बजट सत्र चलेगा। इसमें लोकसभा के पास 42 दिन का टाइम होता है कि उसी के बीच इस ऑर्डिनेंस को क्या करे? लोकसभा से पास करवाए और उसे बिल में कन्वर्ट करे, मतलब एक्ट में कन्वर्ट करे। क्योंकि प्रेसिडेंट का साइन हो चुका है, बस लोकसभा से पास हो जाएगी तो लॉ वो बन जाएगा। लेकिन अगर लोकसभा 42 दिन के अंदर उसे पास नहीं करती है तो सेशन के 42 दिन के बाद ही ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने आप क्या हो जाएगा? दूसरी बात कहता है कि अच्छा, प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस कितनी बार ला सकते हैं? हाउ मेनी टाइम्स? तो भाई इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट टाइम्स पीएम की एडवाइस पर ऑर्डिनेंस को लाया जा सकता है। प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस को वापस कब ले सकते हैं? व्हेन? तो जब चाहे तब, एनी टाइम अपनी ऑर्डिनेंस को वापस ले सकते हैं। जैसे हमने देखा जो किसान बिल था, हालांकि ये किसी इमरजेंसी में नहीं लाया गया था, किसान बिल को लाया गया था जून के मंथ में। ठीक है, जैसे बजट सत्र चलता है, उसके बाद आता है मानसून, फिर आता है विंटर। ठीक है, मानसून हमारा चलता है जुलाई से अगस्त। और जो किसान बिल था, किसान बिल को लाया गया था जून में। जून में कोई सत्र नहीं चलता है, इसलिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस ला दिया जून में। ठीक है, जून में। अब बताओ, मान लो कि अगर ये मानसून सत्र नहीं बीच में आया होता या नहीं चलता, तो ये बिल जो ऑर्डिनेंस था, मैं यहां लिख देता हूं ऑर्डिनेंस, वो कितने महीने तक कंटिन्यू रहता देश के ऊपर? तो जून से जुलाई, मतलब हम देखें तो नॉर्मल जून से दिसंबर तक 6 महीना होता है। दिसंबर तक कंटिन्यू रहता है, यानी विंटर सीजन चलता है नवंबर से दिसंबर। तो अगर हम मान लेते कि मानसून सेशन नहीं चल पाया तो भी विंटर सेशन बीच में आ जाएगा और यहाँ पर लोकसभा को इस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर भी अगर लोकसभा ने ऑर्डिनेंस को पास नहीं किया तो ये दिसंबर में ऑटोमेटिक ये ऑर्डिनेंस खत्म हो जाता। लेकिन जैसे ही विंटर सेशन में लोकसभा आई तो वहां पर ऑर्डिनेंस का जो टेन्योर हो जाएगा वो हो जाएगा 42 दिन, कि अब इसी विंटर सेशन के 42 दिन के अंदर ऑर्डिनेंस को लोकसभा द्वारा पास होना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑर्डिनेंस 42 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, 42 दिन के बाद क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इतना क्लियर हुआ क्या प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस को लेकर के? प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 यानी 123 में। कई बार पूछता है कि क्या प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लोकतंत्र के लिए अच्छा है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस किसके लिए?
लोकतंत्र, लोकतंत्र के लिए गुड है या बैड है? तो ये बैड है, गुड नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट को जनता ने चूज नहीं किया है। तो प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा कानून जो लोकसभा से पास ना हुआ हो उसे जनता के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया है तो वो लोकतंत्र की हत्या मानी जाती है। ठीक है, कि जनता के ऊपर बिना उनसे पूछे हुए, बिना उनके सांसदों की सहमति से एक नियम कानून को थोप दिया गया है जो 6 महीने तक तो कम से कम चलेगा। हाँ, तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस इज नॉट गुड फॉर दी लोकतंत्र। लोकतंत्र को हम क्या कहते हैं? लोक यानी पब्लिक, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, गणराज्य को रिपब्लिक कहते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्री स्वतंत्र कहते हैं, है ना, जहां पर जनता का नियम कानून चलता हो, जनता का नियम कानून चलता हो। ठीक है, इतना समझ में आया क्या? तो बताओ, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 123 में, आर्टिकल 123 में। ठीक है, आर्टिकल 123 में। इसी तरीके से आर्टिकल अगर हम 100 में यहां लिखता हूं, पहले 123 में प्रेसिडेंशियल चर्चा है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस। तो एक को अगर पीछे भेज देंगे तो हो जाएगा 213। 213 में गवर्नर के ऑर्डिनेंस की चर्चा है, गवर्नर के ऑर्डिनेंस की चर्चा है। सेम प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस की तरह होता है कि गवर्नर भी सीएम की सलाह पर ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं जब विधानसभा नहीं चल रही हो। अनंत टाइम, किसी भी मतलब की टाइम में वो वापस ले सकते हैं, कितनी बार वो ला सकते हैं। समझ में आया? तो कहेगा कि क्या गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस है वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? लोकतंत्र मतलब यही डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का क्या मतलब है? डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के लिए ना तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस अच्छा है और ना ही गवर्नर का ऑर्डिनेंस अच्छा है। ठीक है, कोई भी ऑर्डिनेंस लोकतंत्र डेमोक्रेसी के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो कंसेप्ट क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।